व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह पिछली वीडियो थी एमसीक्यू के बारे में, वो हमारा पार्ट 2 था और इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे और एमसीक्यूज जो पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी और एडवांस लेवल के भी हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या करना है, जो भी मैं एमसीक्यू आपको बताऊंगी आपने उसको एक दफा पढ़ना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपने उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, या कोई भी क्वेश्चन तो आप वैसे ही पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आपने खुद से सोचने की कोशिश करनी है, उसके बाद आप आंसर तो वैसे ही यहाँ पे वीडियो में नजर आएगा। ठीक है, तो पहले खुद से सोचने की कोशिश करनी है ताकि आपका जहन खुले। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम एमसीक्यू का पेज खोल लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू का पेज है, हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्विज एमसीक्यूज फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हेन द हैंड्स ऑफ अकर द करंट एजेंट इज अपडेटेड टू हुम द टास्क हैज बीन डेलीगेटेड टू। यहाँ पर लिखा है हैंड्स ऑफ कब होता है, जब करंट एजेंट अपडेट होता है और वो अपना काम दूसरे को डेलीगेट कर रहा होता है, अपना टास्क किसी और को डेलीगेट करता है। क्या तब होता है? बिल्कुल। हैंड्स ऑफ कब होता है, जब एक एजेंट जो अभी चल रहा है करंट एजेंट, वो अपना काम अपना टास्क किसी को डेलीगेट कर दे, किसी को दे सपोर्ट कर दे किसी के, तो हैंड्स ऑफ तब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सही, इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्न्स ऑफ एन एलएलएम फॉर एन एलएलएम इज। एलएलएम की मैक्स टर्न्स बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? एलएलएम को हम मैक्स टर्न्स का मतलब क्या? मैक्स टर्न मतलब मैं जितनी दफा भी एलएलएम से क्वेश्चन करूं तो एक क्वेश्चन एलएलएम मुझे कितनी दफा देगा, तो उसकी मैक्स टर्न कितनी है? तो वो है हमारे पास 5। को कितनी दफा देता है मैक्स टर्न्स, कितनी है एलएलएम की बाय डिफॉल्ट? 5। तो इसके ऊपर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच टू मेथड्स मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस्ड सब क्लास इम्प्लीमेंट। इनमें से ऐसे दो कौन से मेथड है जिसके अंदर एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस की सब क्लास इम्प्लीमेंट हो? आउटपुट स्कीमा बेस आपको नजर आ ही रहा है, आउटपुट में जो स्कीमा आता है उसकी क्लास जो है वो किस पर इम्प्लीमेंट होती है? बाकी ऊपर भी होती है, लेकिन एटलीस्ट दो मस्ट वो कौन से हैं जिनके ऊपर अप्लाई होती है? तो फर्स्ट है नेम मेथड या एग्जीक्यूट टूल मेथड। सेकंड है जेसन स्कीमा एंड इज प्लेन टेक्स्ट। थर्ड है फॉर्मेट आउटपुट एंड पार्स इनपुट, एंड फोर्थ है डू टू डिक्ट एंड फ्रॉम जेसन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। जेसन स्कीमा और इज प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कम से कम एजेंट की आउटपुट स्कीमा बेस्ड क्लास इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the consequence of setting tracing disabled is equals to true in run config? यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर इस कंसीक्वेंस मतलब अगर यहाँ पर मैंने ट्रेसिंग डिसेबल कर दिया ट्रू रन कन्फिग के अंदर। रन कन्फिग हम कहाँ बनाते थे? हम कन्फिग बनाते थे, उसके अंदर हम मॉडल देते थे, मॉडल प्रोवाइडर, और हम देते थे ट्रेसिंग डिसेबल। ये जो ट्रेसिंग डिसेबल मैंने ट्रू दिया रन कन्फिग के अंदर, इससे क्या होगा? इससे क्या, और ओनली एरर ट्रेसेस आर कैप्चर्ड, सिर्फ एरर ट्रेसेस के सारे एरर कैप्चर्ड हुआ करेंगे। ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि आपका सारा वर्कफ्लो कैप्चर हो। यहाँ पर वर्कफ्लो नहीं कह रहे, यहाँ पर कह रहे एरर सिर्फ कैप्चर हो। यहाँ पर कह रहे ट्रेसेस आर स्टोर्ड लोकली इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू द ओपनएआई। ट्रेसेस जो है वो लोकली हमारे पास स्टोर होता रहेगा, ओपनएआई के पास नहीं जाएगा। उसके बाद है नो ट्रेसेस आर जनरेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक एजेंट रन। इस एजेंट रन के लिए, स्पेसिफिक एजेंट रन के लिए ट्रेसेस नहीं होंगे जनरेट, या ट्रेसेस आर जनरेटेड बट नॉट डिस्प्लेड इन द डैशबोर्ड। ट्रेसेस होंगे लेकिन डैशबोर्ड पे नजर नहीं आएंगे। ट्रेसिंग डिसेबल, डिसेबल मतलब होता है नहीं होना। अगर ट्रेसिंग को मैं नहीं होने को ट्रू कह रही हूँ यानी नहीं हूँ ट्रेसिंग, तो इसका मतलब ट्रेसिंग मेरे किसी भी रन कन्फिग के अंदर जो जो एजेंट रन होंगे उसके लिए मेरे पास ट्रेसिंग डिसेबल है, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको ट्रू कर दिया। तो इसका राइट आंसर है नो ट्रेसेस आर जनरेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक एजेंट रन। ठीक है, नेक्स्ट है 20 एमसीक्यू। अ ट्रिप वायर इज एन इनपुट इन एन इनपुट गॉर्डल रेजेस विच एक्सेप्शन। ये ट्रिप वायर, इनपुट गॉर्डल का ट्रिप वायर कौन सा रेज करता है एक्सेप्शन, मतलब उसका नाम क्या, आपसे ये पूछ रहे हैं। आउटपुट गॉर्डल भी है, इनपुट गॉर्डल भी है। इनपुट गॉर्डल का ट्रिप वायर कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है? क्या वो एजेंट एक्सेप्शन रेज करता है? क्या वो इनपुट गॉर्डल ट्रिप वायर ट्रिगर, नाम से ही वैसे पता चल रहा है, ये वाला रेस करता है, यूजर एरर रेस करता है, या फिर मॉडल बिहेवियर एरर? तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है इनपुट गॉर्डल ट्रिप वायर ट्रिगर। इसको हम ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ये इनपुट गॉर्डल ट्रिप वायर ट्रिगर। अब एजेंट एक्सेप्शन क्या होता है? अगर मैं एजेंट बनाते हुए, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, नेम, इंस्ट्रक्शन या हैंड्स ऑफ या कोई भी चीज पास करते हुए मुझसे कोई एरर हो जाता है, एजेंट के अंदर एरर आ जाता है। ठीक है,
कोई भी इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी, एजेंट नहीं पकड़ पा रहा है, या एजेंट को नाम सही से स्पेसिफाई नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें से कोई भी एरर आए तो हम उसको कहते हैं एजेंट्स एक्सेप्शन। ठीक है, इनपुट गॉट ट्रिपवायर ट्रिगर्ड का एक्सेप्शन तो आपने देख लिया। यूजर एरर क्या होता है? यूजर से अगर कोई एरर गलत हो गया, मतलब उसने इंस्ट्रक्शन देनी थी इंग्लिश एजेंट की लेकिन वो दे रहा है मैथ एजेंट की, तो ये यूजर एरर हुआ। तो इसको जो यूजर से एरर हो वो हम कहते हैं यूजर एरर। और है मॉडल बिहेवियर एरर। अगर मैंने मॉडल बिहेवियर यहाँ पर सेट किया हुआ है कि मॉडल का बिहेवियर ये हो कि टॉप पर हमारे पास है ना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो टॉप पर आ जाए। दूसरा हमने देखा है कि आंसर रैंडम ना आए, बहुत ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक आए आंसर, यानी बहुत ज्यादा खास आंसर आए। तो ये चीजें जो मैंने सेट की हैं, इसके अंदर मैं कोई एरर आ जाता है, कोई ऊपर नीचे हम सेटिंग कर देते हैं जिससे एरर आ जाए, तो वो कौन सा होता है? मॉडल बिहेवियर एरर। तो एक एमसीक्यू के साथ आपने 3 और एमसीक्यू डिस्कस कर लिए कि कौन से एरर को क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट अकर व्हेन रीसेट टूल चॉइस इज इक्वल्स टू फॉल्स इज सेट ऑन एन एजेंट। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू जरा गौर से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं रीसेट टूल चॉइस जो है अगर हम फॉल्स कर दें तो एजेंट के साथ एजेंट के अंदर तो क्या होगा? रीसेट टूल चॉइस का मतलब क्या होता है? रीसेट टूल चॉइस हम तब देते हैं जब हमारे एजेंट को हम रीसेट ना करना चाहें। ये फॉल्स कर दिया है ना मैंने, मैं नहीं चाह रही मेरा एजेंट वापस रीसेट हो। देखिए, एजेंट का एक वर्क फ्लो होता है, एक लूप होता है। अगर एजेंट से कोई टूल कॉल करवा रही हूँ मैं, जैसे मैंने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दी, एजेंट के मैंने पूछा वेदर बताओ, लाहौर का वेदर बताओ। अब एजेंट टूल कॉल करेगा वेदर वाला, फिर वो जाएगा एलएलएम के पास। ठीक है, तो यानी उसके वर्क फ्लो में एक टूल तो है ना। अब जब दोबारा हम रीसेट होके आंसर आएगा ना हमारे पास, एलएलएम लेकर आएगा, तो वो रीसेट हो जाएगा। अगर मैं ये रीसेट होना फॉल्स कर दूं कि दोबारा रीसेट ना हो, इस वर्क फ्लो में हमेशा टूल रहे ही रहे, तो क्या होगा? ये टूल हर क्वेश्चन में चलेगा, हर दफा में चलेगा ये टूल, भले टूल चलना हो या ना चलना हो। तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। अगर मैं ये बार बार लूप चलने को ना रोकूं और फॉल्स कर दूं तो क्या होगा? A tool choice setting persists across multiple tool call, potentially causing infinite loop. बहुत ज्यादा करीब है, ये साफ नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं, द एजेंट कैन नेवर रीसेट इट्स टूल प्रेफरेंस। एजेंट जो है वो टूल की प्रेफरेंस कभी भी रीसेट नहीं कर सकेगा। टूल बिकम परमानेंटली डिसेबल आफ्टर फर्स्ट यूज। मतलब एजेंट पहली दफा एक टूल कॉल करेगा, उसके बाद वो टूल ही नहीं होगा, वो कॉल ही नहीं हो सकेगा, वो डिसेबल हो जाएगा। द एजेंट ऑलवेज यूजेस द डिफॉल्ट टूल चॉइस सेटिंग। एजेंट जो है वो हमेशा डिफॉल्ट टूल चॉइस सेटिंग अपने पास, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो अपनाएगा, वो कैरी करेगा या वो इस्तेमाल करेगा। इसका राइट आंसर है द टूल चॉइस सेटिंग परसिस्ट अक्रॉस मल्टीपल टूल कॉल्स पोटेंशियली कॉजिंग इनफाइनाइट लूप। टूल कॉल जो टूल की चॉइस सेटिंग है वो क्या करेगी? मल्टीपल टूल कॉल पे होगी। मतलब अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया, अभी मैंने आपको इसकी वजह भी बताई, अगर मैं इसको फॉल्स ना करूं तो क्या होगा? मेरा एजेंट जो है वो पूरा सेट हो जाएगा, दोबारा से अब मेरी सिचुएशन के हिसाब से टूल कॉल होगा। अब मैंने वेदर की बजाय उससे पूछा मुझे जोक बताओ, तो वो जोक बताएगा। अब अगर मैं उससे अगर मैंने रीसेट टूल को फॉल्स किया है, बार बार वो जोक के साथ साथ वेदर भी कॉल करेगा, बार बार हर क्वेश्चन में वेदर कॉल हो रहा है, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू ग्रुप सेवरल रन्स अंडर द सेम ट्रेस आईडी फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी यू शुड। अच्छा, अगर हम बहुत सारे रन को एक ही ट्रेस आईडी के अंदर देना चाहें ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब ट्रेस आईडी क्या होता है? ट्रेस तो आपको पता है कि वर्क फ्लो को ट्रेस करना और वो ओपनएआई में दिखे, तो ये हमारे पास ट्रेसिंग है। आईडी क्या होता है? आईडी हम उस एक खास जो हमारे पास है ना टोकन या एक खास चीज, उसको हमने आईडी दे दी है। वो आईडी हम किसको देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी की मिसाल लें, आप अपने जहन में इमेजिन करें आपके सामने चैट जीपीटी का चैटबॉट ओपन है, उसके अंदर आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू। तो जो आपका हाउ आर यू है ना, ये ट्रेस होने के लिए इसको एक आईडी दे दी गई है, आप ऐसा सोच लें। ठीक है, उसके बाद एजेंट का आंसर आया आपके पास, जो भी आगे आपके पास है एजेंट, उसका आंसर आया आपके पास आई एम डूइंग वेल, आई एम एलएलएम, और वो सारी जो इंस्ट्रक्शन वो पूरी लाइंस लिख के देता है, उसको अलग ट्रेस आईडी दे दी। अब मुझे ये बात बताएं कि ये जो अलग अलग ट्रेस आईडी है, मैं इनको अलग अलग जाकर देखूं या मैं पूरे पेज को एक ट्रेस आईडी दे दूं? यानी मेरी पूरी चैट में मैंने उससे 1000 क्वेश्चन किए और उसने मुझे 1000 आंसर दिए, उसको पूरी को एक मैं दे दूं आईडी, ताकि मैं जब भी वो चैट खोलूं मुझे पूरी की पूरी चैट कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री एक साथ नजर आए, अलग अलग तोड़ तोड़ के नजर ना आए। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं ग्रुप करना। हर रन को मैं एक ग्रुप कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? कॉल विथ ट्रेस। अगर हमें ऐसा ग्रुप करना है उसको, तो क्या हम
इस तरह कॉल करें, कॉल विद ट्रेस माई ट्रेस, इस तरीके से रनर रन के अंदर हम कॉल करें। पास ट्रेस बराबर है माई ट्रेस, इस तरीके से हम कोई एजेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर दें। एजेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब जो एजेंट की क्लास के अंदर हम नेम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं जिसके अंदर हम नेम और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कंस्ट्रक्टर। थर्ड है यूज एड ट्रेस प्रोसेसर ओनली वंस एट स्टार्टअप, या ये वाला मेथड हम यूज कर लें स्टार्टअप के अंदर जब शुरू हो रहा हो, या फिर हम यूज ग्रुप आईडी इन रन कन्फिग, या तो हम रन कन्फिग के अंदर ग्रुप आईडी इस्तेमाल कर लें। एक ग्रुप आईडी दे दे, जब जब हमारा एजेंट एक वो रन करा करेगा तब तब वो ग्रुप आईडी हमारे पास चलती रहेगी। मतलब पूरे पेज को एक आईडी दे दी, अब जितने भी उसके अंदर नाम आते जाएंगे, जितनी भी चीजें पूछेंगे, एजेंट जवाब दे रहा है, यूजर क्वेश्चन कर रहा है, दोनों की क्यूरीज जो है वो रन कन्फिग से चल रही है। हर बार एजेंट दे रहा है, हर बार यूजर पूछ रहा है, तो वो ग्रुप आईडी के अंदर स्टोर हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, होल्ड्स द क्रीडेंशियल्स API की फॉर कॉलिंग एन LLM। अच्छा, क्रीडेंशियल्स क्या होता है? अगर मुझे यूजर को कोई ना कोई चीज आइडेंटिफाई करवानी होती है, यूजर हो, वेबसाइट हो, कोई भी चीज हो, कोई ऐसी चीज जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करवाए, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज पहचानी जाए। जैसे वेबसाइट किसकी वजह से पहचानी जाएगी? वेबसाइट अगर मैं आपको API की दूंगी तब आप पहचान पाओगे ना, ये वेदर की API की है तो ये वेदर की वेबसाइट होगी। अगर मैं आपको बोलूं वेदर की API की है और ये दूसरी वेबसाइट यानी कि कॉलेज के डेटा की वो है वेबसाइट के लिए API की है, आप नहीं मानोगे ना, क्योंकि वो वेदर की API की है, वो वेदर की वेबसाइट की होगी। तो ये आइडेंटिटी होती है API की जो हमें पता चलती है। क्रीडेंशियल्स कहते हैं इसको। जैसे यूजर नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल हो गई या पासवर्ड हो गया आपका, ये सब आपके क्या है? क्रीडेंशियल्स, जो आपको किसी भी वेबसाइट से क्या करवाती है? इंट्रोड्यूस करवाती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इसको अब ये पूछ रहा है, ये जो क्रीडेंशियल है API की एक आइडेंटिटी है, ये LLM को कहाँ से कॉल होती है? LLM के अंदर हम सेटिंग करते हैं ना, मॉडल देते हैं, कन्फिग देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं। अब वो हम कहाँ पर सेटिंग करते हैं कि LLM वहां से कॉल करता है? क्या वो मॉडल सेटिंग होती है? क्या वो मॉडल प्रोवाइडर होता है? OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल होता है खुद से डायरेक्टली, या फिर रन कन्फिग? अच्छा, तो इनमें से कौन सा होता है? अब आपको लग रहा होगा मॉडल प्रोवाइडर, क्योंकि हम तो API की मॉडल प्रोवाइडर में देते हैं। API की हम मॉडल प्रोवाइडर में देते हैं, लेकिन हम वहां पे सिर्फ देते हैं, वो चलाता नहीं है मॉडल प्रोवाइडर इसको। असल में हमारा ये सब कुछ कहाँ चलता है? मॉडल सेटिंग के अंदर। अब आप बोलेंगे मॉडल सेटिंग जो है वो तो हम एजेंट्स के अंदर देते हैं, फिर जाके तो इतनी सारी सेटिंग तो हम हमेशा तो नहीं हम देते ना मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग एसिंक OpenAI वाली क्लास के अंदर मौजूद होता है पहले से। एसिंक OpenAI वाली क्लास हम कहाँ लगाते हैं? जहां पर हम मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। मॉडल प्रोवाइडर तो एक वेरिएबल है ना, उसके बराबर में हम वो तो मैंने एक वो रखा है मॉडल प्रोवाइडर मतलब क्लाइंट दिया है ना मैंने ये। अब क्लाइंट के अंदर अभी मैंने API की डालनी है, अभी ये सब कुछ डालना है। वो आपसे पूछ रहे हैं API की बेसिकली शुरुआत में कहाँ से कॉल होती है? वो होती है मॉडल सेटिंग से। अब मॉडल सेटिंग एसिंक OpenAI के अंदर होता है, यानी एसिंक OpenAI एक रैपर है मॉडल सेटिंग का, कि आपको मॉडल सेटिंग खुद से ना करनी पड़े। OpenAI ने आपको बनाया एसिंक OpenAI का एक रैपर दिया है, जिससे आप क्या करते हो? LLM के अंदर API को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बहुत सारे मॉडल का जो डेटा है API है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेटिंग मॉडल इज इक्वल्स टू लाइट LLM, एंथ्रोपिक, क्लॉड 3.5, सोनेट ऑन एन एजेंट। ये पूछ रहे हैं आपसे, अगर मैं अपने मॉडल के अंदर ये सेटिंग कर लूं तो मेरे एजेंट के साथ क्या चेंजेस आएंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरा मॉडल के ऊपर गौर करते हैं। लाइट LLM क्या होता है? OpenAI की ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि API कीज को या फिर किसी भी मॉडल को इस तरीके से शो करवाती है जैसे कि वो OpenAI की हो, OpenAI की API की हो। हालांकि वो OpenAI की API की नहीं होती, ये एक रैपर बन के आती है OpenAI की API की का। ठीक है, ये एक रैपर है OpenAI का। ठीक है, अब इसके अंदर हम गूगल की डाल दें या क्लॉड की डाल दें, एंथ्रोपिक की, किसी की भी हम API की इसके अंदर डाल दें, ये क्या करेगी? OpenAI की इसके ऊपर कवर चढ़ा देगी और फिर एजेंट को ये लगेगा कि ये कौन सी API की थी, ये API की थी हमारे पास OpenAI की। ठीक है, हालांकि हम डालते हैं एंथ्रोपिक की, हम डालते हैं गूगल जेमिनी की। अब यहाँ पर हमने ये मॉडल डाल दिया तो क्या होगा? द एजेंट यूजेस क्लॉड थ्रू लाइट LLM इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ OpenAI। द एजेंट यूजेस OpenAI but with Claude like behavior the agent failed to initialize, the agent uses a fine tuned OpenAI model। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कह रहे हैं द एजेंट यूजेस क्लॉड थ्रू लाइट LLM इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ OpenAI।
एजेंट जो है वो क्लॉड का मॉडल यूज करेगा, लेकिन एलएलएम के लाइट एलएलएम की इंटीग्रेशन से। वो असल ओपन एआई को यूज नहीं कर रहा, वो लाइट एलएलएम के लाइब्रेरी को यूज कर रहा है ताकि उसका क्लॉड का मॉडल इस्तेमाल कर सके। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है, ऑप्शन टिक कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इफ इनपुट फिल्टर इज इक्वल्स टू हैंड्स ऑफ फिल्टर डॉट रिमूव ऑल टूल्स इज अप्लाइड टू अ हैंड्स ऑफ व्हाट हैपन। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं इनपुट फिल्टर को अगर हम हैंड ऑफ फिल्टर डॉट रिमूव ऑल टूल की तरफ करें तो हैंड्स ऑफ के ऊपर ही अप्लाई कर दे तो क्या होगा। जरा इसके ऊपर गौर करते हैं कि हो क्या रहा है। इनपुट फिल्टर क्या होता है, हमारा जो इनपुट है वो फिल्टर होगा, उसमें से मेन चीजें जो टोकन के लिए इस्तेमाल होनी है, जो एलएलएम यूज करेगा, मेन टारगेटेड चीजें वो निकल के आ जाएंगी। हैंड्स ऑफ फिल्टर का काम क्या होता है, जो भी काम हैंड्स ऑफ होकर आए इसके पास, दूसरे एजेंट के पास, वो फिल्टर होकर आए तो हम उसके ऊपर हैंड्स ऑफ फिल्टर लगा देते हैं। डॉट रिमूव ऑल आइटम यानी हैंड्स ऑफ में से जो हमारे पास काम फिल्टर होकर आए उसके अंदर से सारे टूल्स रिमूव हो जाए, ये कह रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो मैच हो रहा है। द न्यू एजेंट कैन नॉट यूज एनी टूल, जो नया एजेंट है वो टूल यूज ही नहीं करेगा। ऑल टूल कॉल आर रिमूव फ्रॉम कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री पास टू द न्यू एजेंट। Only the most recent tool call are removed, tool output are removed, but tool call remain. इसमें से आप पहले में कह रहे हैं कि जो एजेंट है वो टूल ही नहीं यूज करेगा आगे कभी। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो टूल कॉल है वो रिमूव हो जाएगा, कहाँ से, आपकी पुरानी हिस्ट्री में पिछले एजेंट यानी करंट एजेंट ने, जो असिस्टेंट ने जो आगे हैंड्स ऑफ करने वाला है काम, उसने जितने भी टूल कॉल किए ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे उसकी हिस्ट्री से। जाहिर सी बात है जब अगर यहाँ से कोई काम हैंड्स ऑफ होकर जाएगा तो हिस्ट्री भी तो हैंड्स ऑफ होकर जा रही है ना, सारा पिछला काम भी उसके पास जा रहा है कि पिछला क्या क्या इसका कॉन्टेक्ट था, क्योंकि हैंड्स ऑफ वाला ही एलएलएम को जाके सौंपेगा। हैंड्स ऑफ वाला पुराने एजेंट के पास नहीं लाएगा, टूल कॉल जैसे करते हैं। टूल कॉलिंग में क्या होता है कि जो मेन एजेंट है वो टूल कॉल करवाने के बाद टूल कॉल का आंसर एजेंट के पास आता है, एजेंट एलएलएम को देता है। इसके अंदर क्या होता है, मेन एजेंट हैंड्स ऑफ करेगा, हैंड्स ऑफ वाला एलएलएम के पास लेके जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ऑल टूल कॉल आर रिमूव फ्रॉम कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री। कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री से सारे टूल कॉल रिमूव हो जाएंगे। जब हैंड्स ऑफ फिल्टर होकर आ रहा होगा ना, पिछले एजेंट से फिल्टर होकर आएगा तो सारे रिमूव हो जाएंगे टूल, और नए एजेंट के पास बिल्कुल बिना टूल कॉल की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अकर इफ एन एजेंट्स इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर इज अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या हो जब एजेंट की जो इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर है, हम एजेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसमें हम नेम देते हैं, उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है अगर मैं इसको डायरेक्टली ना दूं, मैं एक फंक्शन बनाऊं जिसमें मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन बताई हुई, फिर उस फंक्शन को डायरेक्टली पास कर दूं, इंस्ट्रक्शन बराबर है ये वाला फंक्शन का नाम, इस तरीके से पास कर दूं तो क्या होगा, एजेंट जो है इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। द फंक्शन इज कॉल्ड डायनेमिकली टू जनरेट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। जो फंक्शन है वो डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देगा, मतलब जो ऊपर काम हुआ है वो डायनेमिकली फंक्शन में इधर आ जाएगा। यहाँ पे द फंक्शन इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, या जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग के अंदर खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। या स्टैटिक डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूज, या जो पुरानी जो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जो हमारे एजेंट के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अप्लाइड हो जाएंगी। इसके अंदर राइट आंसर है द फंक्शन इज डायनेमिकल टू जनरेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो हमारे पास हमने फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट और सारी चीजें लिख दी। अब मैं वो लाइनें लिखने के बजाय जब मुझे वो एजेंट ये असिस्टेंट वाला एजेंट बनाना होगा, मैं वो फंक्शन को यहाँ पर लिख दूंगी और क्या होगा, डायनेमिकली मेरे पास वो सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ऊपर का यू आर यूजर वगैरह वाला हैंड्स असिस्टेंट वाला, वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये डायनेमिकल काम हो गया, मैंने खुद से बार बार उसको हार्ड तरीके से लिखा नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डज द एसडीके एनफोर्स इनपुट स्कीमा वैलिडेशन फॉर टूल। इनपुट स्कीमा वैलिडेशन टूल के लिए एसडीके का फोर्स करता है जब टूल इन्वोक हो रहा होता है, जब टूल एजेंट इनिशियलाइज हो रहा होता है, या टूल की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, यानी एजेंट के अंदर हम टूल लिख रहे होते हैं, या आफ्टर ऑल टूल फिनिश रनिंग, सारे टूल चल जाते हैं। फिर इनपुट स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है, इनपुट स्कीमा वैलिडेशन ये होता है कि जब भी मैं कोई इनपुट दूं उसके अंदर मेरा जो भी काम है वो जेसन फॉर्मेट में जाए और उसके बाद वो वैलिडेट हो कि हाँ भाई अगर मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग लिखी है तो स्ट्रिंग ही है, अगर मैंने इसकी टाइप बूलियन दी है तो बूलियन ही है, तो ये वैलिडेशन हो जाए। ये कब होती है टूल के अंदर, ये टूल के अंदर तब होती है जब टूल जो है वो इन्वोक हो रहा होता है रन टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मेनी टूल्स कैन यू रजिस्टर इन वन एजेंट। एक एजेंट के अंदर आप कितने टूल कम से कम रजिस्टर कर सकते हो।
10, 15, 5 प्लस या नो फिक्स लिमिट। आप अपनी मर्जी से कितने भी चाहो ऐड कर सकते हो, तो नो फिक्स लिमिट, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टॉप P is equals to 0.1 is set in model setting, what behavior is expected? अच्छा, पहले वैल्यू को छोड़ के टॉप पी का काम सोचे। टॉप पी का काम क्या होता है, जो भी काम है हमारे पास LLM के अंदर, जो पूरे के पूरे डेटा के अंदर से जो मेन और मोस्टली यूजफुल डेटा है वो प्रॉबल मतलब मेन जो टोकन है, मेन जो डेटा है वो टॉप पर आ जाए, सारी चीजें टॉप पर आ जाए, और जो नॉर्मल रैंडम डेटा है मतलब इतना खास नहीं है वो नीचे रहे। जैसे अगर मैं आपको OpenAI की समराइज करने को बोलूं तो एजेंट, गॉड्रेल, ये जो 4 कोर हैं इसके OpenAI एजेंट SDK के, तो ये 4 ऊपर आ जाए। तो ये जो 4 ऊपर आ रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी किसकी होती है, टॉप पी, इसकी वजह से ये ऊपर आता है। अगर मैं मॉडल सेटिंग के अंदर इसकी वैल्यू 0.1 कर दूं, यानी 0 से शुरू हो रहा है, अभी शुरुआत हो रही है, तो बिहेवियर क्या होगा, LLM कंसीडर ओनली 10 top 10% most probable token, LLM uses 10% of its processing power, LLM generate 10% shorter response, या LLM जो है वो 10% faster काम करेगा। इसका राइट आंसर है LLM कंसीडर करेगा टॉप 10% टोकन को ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्यों 10%, 0.1 यानी 10% यहाँ पर, बाकी भी 10% करके दे रहे हैं, लेकिन हमने देखा टॉप पी का काम है प्रोबेबल टोकन को ऊपर लेकर आना, टॉप पे लेकर आना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग अ हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर राउटिंग एजेंट। अच्छा, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अगर मैं नहीं दूं, एजेंट को राउट कर रही हूँ और हैंड्स ऑफ का पूरा प्रोसेस दे रही हूँ, सारा हैंड्स ऑफ हो रहा है, मैंने नाम भी लिख दिया कि ये वाला एजेंट हैंड्स ऑफ करेगा, इसको करेगा, ये सब कुछ लिख दिया। अब मैं इसके अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नाम की प्रॉपर्टी नहीं दे रही, तो क्या होगा, हैंड्स ऑफ राउटिंग बिकम्स मोर एक्यूरेट। जो हैंड्स ऑफ की राउटिंग है, राउटिंग मतलब वर्क फ्लो जो चल रहा है, जो काम हो रहा है हैंड्स ऑफ का, ये अच्छे से हो जाएगा। LLM हैज लेस कॉन्टेक्स्ट फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन। LLM के पास कॉन्टेक्स्ट कम होगा, अच्छे से मतलब वो डिफाइन तो करेगा लेकिन इंटेलिजेंटली नहीं अपना राउटिंग का डिसीजन लेगा। हैंड्स ऑफ आर डिसेबल्ड ऑटोमेटिक, हैंड्स ऑफ जो है वो गायब हो जाएगा। इसका राइट आंसर है LLM हैज लेस कॉन्टेक्स्ट फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन, यानी कि LLM जो है वो नाम से काम चला लेगा कि नाम ये है तो अच्छा इंग्लिश एजेंट है तो इंग्लिश के बारे में होगा, लेकिन वो उतना अगर मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूं ना तो वो बिल्कुल परफेक्टली काम करके देगा, फुल इंटेलिजेंट होकर राउटिंग डिसीजन लेगा। इसके अंदर थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट रहेगा, मतलब नाम से पहचान रहा है तो वो गेस करके देगा आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन। तो आज की वीडियो में हमने और 15 MCQ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, थोड़े से नॉर्मल थे। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था, उसके अंदर ऑन एजेंट स्टार्ट था, 5 MCQ नंबर था और उसके अंदर ऑन एजेंट स्टार्ट था, तो वो ऑन एजेंट स्टार्ट नहीं था, वो ऑन स्टार्ट था। इसमें मेरी गलती थी, मैंने बोलने में भी और लिखने में भी गलत कर दिया, तो उसको देख लेगा। बाकी अगर आपको और भी कुछ चीजें मुश्किल लग रही है या कोई भी मेरी अगर इसमें से कोई मिस्टेक है या कोई ऐड करना है, कोई चीज, कोई MCQ ऐड करना है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखें और ऐड कर सकते हैं, मुझे भी इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपने इस चैनल पे देखनी है, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।